तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, याद है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, याद है आप लोगों को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको बताया था कि प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए? फ्लावर होता है। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। 4 पार्ट होते हैं। इनमें से एसेंशियल कौन कौन से रोल हैं और नॉन एसेंशियल रोल कौन से हैं? और कोरोला नॉन एसेंशियल है और एंड्रोशियम और गाइनोशियम एसेंशियल पार्ट है। पढ़ाए थे? वेरी गुड। तो आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। आज की क्लास में किसकी बात करेंगे? आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? नाम बता सकते हैं? एंड्रोशियम है। पूरी रोल का नाम एंड्रोशियम है और उसके एक मेंबर का नाम स्टेमन। स्टेमन है। तो आपसे कोई पूछेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, आंसर क्या होगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोशियम। याद रहेगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का कौन सा है? एंड्रोशियम। क्या होगा? बोलो। एंड्रोशियम। यूनिट। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। यस सर। अभी भी हो रही है क्या? आवाज लैग हो रही है? एक मिनट वेट करो। वेट एंड वॉच। अभी आ रही है आवाज? नहीं सर लैग हो रही है। लैग हो रही है सर बहुत। सर स्क्रीन भी ब्लर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलो। वेट। नाउ आपकी आवाज अभी आने लगी मुझे, मेरी आवाज आपको? हाँ सर। यस सर। चलेगा। अभी देखेंगे अगली लाइन, बात करते हैं। हमने क्या कहा? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? आंसर था एंड्रोशियम। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज, एंड्रोशियम की एक यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमेन के नाम से हैं। तो स्टेमेन क्या है? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट है। आपसे 2 क्वेश्चन पढ़ाया अभी तक हमने। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की एक यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। एक स्टेमेन को देखा जाए तो स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? एक स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? अगली लाइन। कभी स्टेमेन देखा है किसी ने अपनी आंखों से? अगर देखा है तो देख लो, ऐसा होता है। ये रहा स्टेमेन, ये रहा स्टेमेन। स्टेमेन में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। जो ये डंडी जैसा पार्ट है, लंबा सा डंडी जैसा पार्ट है, फिलामेंटस पार्ट है, इसे क्या कहेंगे? लंबी सी डंडी जैसा, लॉन्ग थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इसको, डंडी को फिलामेंट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये सोलोन पार्ट जो है इंड में, फिलामेंट के इंड में ये सोलोन पार्ट है, इसे क्या कहेंगे? एंथर के नाम से। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? स्टेमेन में, एक स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स। 2 पार्ट। कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। तो नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, आ स्टेमेन consist of 2 पार्ट। कौन कौन से 2 पार्ट हैं?
नंबर 1 फिलामेंट। कौन सा पार्ट है? पहले पार्ट का नाम फिलामेंट। फिलामेंट कैसा होगा? लॉन्ग। लॉन्ग है कि नहीं है फिलामेंट? थीन, पतला सा, लंबा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है कि नहीं है? और इसका काम क्या है? इसका काम है एंथर को किससे कनेक्ट करना? थैलेमस से, या थैलेमस से कनेक्टेड होगा। एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करने का काम किसका है? डंडी का काम है, फिलामेंट का काम है। लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है? एंथर को किससे कनेक्ट करके रखना? फिलामेंट। इधर आ जाओ ना। फिलामेंट। इधर आ जाओ। नहीं, थैलेमस हाँ, एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करने का काम फिलामेंट करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर का नाम एंथर। एंथर। एंथर कहां होता है? टिप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की टिप में होता है। कहां पाया जाएगा? टिप। ऐसा कैसा होगा? सोलोन पार्ट है कि नहीं? फूला हुआ भाग है कि नहीं है? तो सोलोन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है और टिप ऑफ फिलामेंट में पाया जाता है। याद रहेगा, एंथर क्या है? सोलोन पार्ट है। कहां पाया जाएगा? सूजा हुआ भाग है, सोलोन पार्ट है। कहां पाया जाएगा? सोलोन पार्ट, SWOLLEN, SWOLLEN, सोलोन पार्ट प्रेजेंट इन द टिप ऑफ, प्रेजेंट इन द टिप ऑफ, किसकी टिप में? फिलामेंट। फिलामेंट की टिप में पाया जाएगा। इसे एंथर कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को इतना समझने में? कोई दिक्कत? दो ही पार्ट होते हैं। एक स्टेमन में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। कोई समझने में दिक्कत नहीं है? आपकी कुछ किताबों में गलत लिखा रहता है, ध्यान समझना, गलती कहां होती, क्यों होती है, ध्यान से समझ लो। अगली लाइन बात करते हैं। इन दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कौन सा, जहां से जुड़ता है उस जगह को क्या कहेंगे? ये जगह जहां से दोनों कनेक्ट हुआ है, एंथर और कनेक्टिव बोलेंगे। इस पार्ट को क्या कहेंगे? कनेक्टिव के नाम से जानेंगे। जो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इस पार्ट को क्या कहेंगे? कनेक्टिव के नाम से जानेंगे। कनेक्टिव कोई पार्ट है या उस जगह का नाम है? जगह का नाम है। जगह का नाम है। जगह का नाम। तो एंथर के आपके सभी कुछ स्टेमन के कितने पार्ट हैं? 2 या 3? 2। 2। बताओ। 2 ही पार्ट हैं। कौन कौन से? एंथर एंड एंथर एंड फिलामेंट। हाँ, फिलामेंट। कनेक्टिव कोई पार्ट नहीं है। कुछ किताबों में गलत लिखा रहता है। आपकी कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि एक स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। लेकिन ये गलत लाइन है। सही लाइन आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी का कहना है कि एक एंथर में मात्र 2 ही पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। वेरी गुड। तीसरी लाइन पर समझना, ये कनेक्टिव जो होते हैं, इस कनेक्टिव में आपके वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इस कनेक्टिव वाले पार्ट में यहां पर कौन होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम, फ्लोएम, सुना है नाम? तो वैस्कुलर टिश्यू कहां sir. मिलेंगे? वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे स्टेमन में कि नहीं पाए जाएंगे? हाँ, पाए जाएंगे। कौन से पार्ट में? कौन सी जगह पर? कनेक्टिव वाली जगह पर आपको वैस्कुलर टिश्यू दिखाई देंगे। एंथर के कनेक्टिव वाले पार्ट में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम, फ्लोएम होते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? बताओ जल्दी से। नो सर। नहीं है। फिलामेंट का इकलौता काम क्या था? फिलामेंट का इकलौता काम था एंथर को पकड़कर रखना, थैलेमस से जोड़कर रखना, एंथर को थैलेमस से जोड़कर रखना, कनेक्ट करना। ये इसका काम था। इसका, फिलामेंट का। इतना समझ में आया? मतलब मेन पार्ट कौन है? सेक्सुअल पार्ट फिलामेंट है या एंथर है? एंथर। 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 एंथर को और अच्छे से देखते हैं। अब एंथर को ध्यान से देखो। एक एंथर में कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। देखो, गिनो। 2 लोब हैं। तो याद रखिएगा अगली लाइन, each anther consist of 2 लोब। कितने लोब से मिलकर बना है?
एक एंथर में कितने लोब दिखाई दे रहे हैं आपको? ध्यान से देखो और आंसर दो। 2 दो लोब दिखा रहे हैं, इसीलिए एंथर को बाई लोब्ड बोल सकते हैं क्या? एंथर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, बोलेंगे गलत होगा क्या? एंथर की डिफिनीशन देंगे तो हम बोले एंथर इज द बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। गलत है या सही है? ये वर्ड बोले तो सही है। क्यों बोलते हैं? वाई एंथर इज अ बाई लोब स्ट्रक्चर। एक एंथर में दो लोब होते हैं, इसीलिए उसे बाई लोब स्ट्रक्चर कहा गया है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत है? नहीं है। हाँ, अब ध्यान समझना, हमने क्या कहा? आपके इस अपार्टमेंट में दो फ्लैट हैं। मेरे घर के पास एक अपार्टमेंट, उसमें कितने फ्लैट हैं? दो फ्लैट हैं। हर फ्लैट के अंदर कितने कमरे हैं? दो दो कमरे हैं। हर फ्लैट के अंदर कमरे कितने हैं? 2। मेरी ध्यान समझ पाए हो क्या बोलना चाह रहे हैं? इस अपार्टमेंट में कितने फ्लैट हैं? पहला क्वेश्चन था। दो फ्लैट है। एक अपार्टमेंट है, उसमें कितने फ्लैट है? दो फ्लैट है। हर फ्लैट में कितने कितने कमरे हैं? दो। दो दो कमरे। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो पूरे अपार्टमेंट में कितने कमरे होंगे? क्वेश्चन का आंसर और आंसर दीजिए। पूरे अपार्टमेंट में कितने कमरे? 4। चार कमरे। ठीक है ना? एक अपार्टमेंट में दो फ्लैट हैं, हर फ्लैट में दो दो कमरे हैं, तो पूरे अपार्टमेंट में कितने कमरे हुए? 4। और हर फ्लैट में कितने कमरे हुए? हर फ्लैट में कितने कमरे हुए? 2। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरे एंथर में कितने लोब हैं? 2। दो लोब। हर लोब में दो दो पॉलन चैम्बर हैं। हर लोब के अंदर कितने पॉलन चैम्बर हैं? एक लोब के अंदर कितने पॉलन चैम्बर होते हैं? दो पॉलन चैम्बर होते हैं। याद रखना, हर लोब के अंदर दो पॉलन चैम्बर होते हैं। हर लोब के अंदर दो पॉलन चैम्बर होते हैं। लिख देते हैं यहां पर, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू पॉलन चैम्बर। हर लोब में कितने पॉलन चैम्बर होंगे? बोलिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये दोनों डाटा आपको समझ में आ गया है, तो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए, एंथर कंसिस्ट ऑफ डॉट नंबर ऑफ पॉलन चैम्बर। इस फुल इन द ब्लैंक्स को भरिए। 4। 4 पॉलन चैम्बर। वेरी गुड, सही आंसर है 4 पॉलन चैम्बर। एक एंथर में कितने पॉलन चैम्बर होंगे? 4। 4। एक एंथर में कितने लोब होंगे? 2 हर लोब के अंदर कितने चैम्बर होंगे? 2। तो देखो, हर लोब में ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर। हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है डाइथिकस। DITHE डाइथेकस। THECOUS डाइथेकस बोला गया है। एंथर डाइथेकस है कि नहीं है? क्वेश्चन का आंसर दिए। एंथर डाइथेकस होता है कि नहीं होता? इस डाइथेकस का मतलब क्या हुआ? अच्छे से देखिए, डाइथेकस वर्ड का मतलब क्या हुआ? बोलिए, व्हाई एंथर इज अ डाइथेकस? एंथर को डाइथेकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हर लोब के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2। हर लोब में 2 पॉलन चैम्बर होते हैं, इसलिए इसको डाइथेकस कहा गया है। इसलिए एक एंथर में टोटल कितने पॉलन चैम्बर होते हैं? 4
4 चैम्बर होते हैं, याद रहेगा 4 पॉलन चैम्बर दिखाई देंगे। पॉलन चैम्बर को और भी किसी नाम से जान सकते हैं, हाँ पॉलन चैम्बर के और भी नाम है, याद रखिएगा। पॉलन चैम्बर को पॉलन सैक भी बोल सकते हो। पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक अलग अलग है क्या? नो सर। नो सर। इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हो। तीसरा नाम इसका याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे तो यही चाहिए, पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर को ही माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए आपके एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस कारण एंथर के लिए हम ये वर्ड यूज करें, टेट्रास्पोरेंजिएट वर्ड यूज करें तो गलत तो नहीं होगा। टेट्रा मीन्स होता है 4, पढ़े होगे अपनी गिनती, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। टेट्रा स्पोरेंजिएट ये वर्ड यूज करें एंथर के लिए तो गलत होगा क्या ये वर्ड? टेट्रा स्पोरेंजिएट। इतना समझ पाए हो क्या डायग्राम? जितना स्क्रीन पर बना हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हमने, उस छोटे डायग्राम को समझा रहे हैं हम। क्या क्या समझाया शुरू से समझना। प्लांट्स का मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की एक यूनिट को स्टेमेन कहते हैं। एक स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? आपके ऊपर की ओर एंथर, नीचे की ओर फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का काम क्या है? फंक्शन ऑफ फिलामेंट, इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द थैलेमस। एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, आपके एंथर का काम क्या है? एंथर को देखेंगे तो एंथर ही मेन पार्ट है। एंथर में कितने लोब होंगे? एक एंथर में 2 लोब होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब स्ट्रक्चर कहा गया है। हर लोब के अंदर कितने चैम्बर होंगे? हर लोब के अंदर 2 पॉलन चैम्बर होंगे। पॉलन चैम्बर कितने होंगे? 2 होंगे, इसलिए इसको डाइथिकस भी कहा गया है। और हर पॉलन चैम्बर होंगे, हर लोब में 2 पॉलन चैम्बर होंगे, इसलिए डाइथिकस कहा गया है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक एंथर में कितने पॉलन चैम्बर होंगे? एक एंथर में 4 पॉलन चैम्बर होंगे। पॉलन चैम्बर को पॉलन सैक भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कह सकते हैं क्या? यस सर। बहुत अच्छी बात। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो स्टेमेन का भी एक और नाम भी है। स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफाइल मतलब स्टेमेन ही होता है। इस तरह हमारा यहां से यहां तक हमको समझ में आ गया है। तो एंथर की डिफिनीशन दीजिए, हम लिख रहे हैं एंथर डिफिनीशन, समझना। इट इज द यूनिट ऑफ एंथर की डिफिनीशन लिख रहे हैं। एंथर डिफिनीशन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमेन, इट इज अ सोलोन पार्ट ऑफ स्टेमेन विच इज बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। गलत है या सही है डिफिनीशन? सही है। एंथर बाइलोब होता है कि नहीं होता? सही है। एंथर डाइथिकस होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है कि नहीं होता? होता है। तीनों डिफिनेशन सही है। आपको कोई पूछे एंथर बाइलोब है? हाँ है। डाइथिकस है? हाँ है। टेट्रास्पोरेंजिएट है? हाँ है। तीनों स्टेटमेंट सही है। एक एंथर में 2 लोब होते हैं, हर लोब के अंदर दो चैम्बर होंगे, और हर चैम्बर के अंदर 2 पॉलन सैक होंगे। पॉलन सैक का दूसरा नाम पॉलन चैम्बर भी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? अगली लाइन पढ़ते हैं, इसको रफ कर दे क्या? इतना अगर आपने समझ गए हो तो, नोट डाउन कर लिया है तो थोड़ी सी ये चैप्टर देखना। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसलिए एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत आगे पीछे जाकर पढ़ाएंगे हम आपको।
ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप, हाँ, आपको एनसीईआरटी में जरूरी नहीं कि सारी लाइन लिखी हुई मिल जाए हर चीज, वैसे तो लिखा होगा मैक्सिमम चीजें, बट कुछ चीजें आपकी इधर उधर हो सकती हैं, इसलिए आप नोट डाउन कर लो तो अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हम रफ कर रहे हैं। दिख रहा है, अगली इमेज भेज दो इमेज भेज दो, इसकी ब्लर दिख रहा है। चलो रफ कर दें अब। चलो आगे पढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं इसके आगे। इसके बाद अगली लाइन कहती है, ध्यान से समझना अगली लाइन को। अगली लाइन कहती है कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन रहते होंगे? पॉलन चैम्बर के अंदर कौन रहता होगा? पॉलन चैम्बर के अंदर कौन रहता होगा? तो पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन मदर सेल रहती होगी। कौन रहती होगी? पॉलन की मां रहती है। तो पॉलन चैम्बर के अंदर कौन रहता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो? पॉलन मदर सेल। कहां पर रहती पॉलन मदर सेल? पॉलन चेम्बर के अंदर। पॉलन चैम्बर। पॉलन चेम्बर। तो अगली लाइन लिखते हैं, इनसाइड द पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर के अंदर एक आंसर में कितने पॉलन चैम्बर थे? 4 पॉलन चैम्बर थे। और हर पॉलन चैम्बर के अंदर इनसाइड द ईच पॉलन चैम्बर, ईच लगाना तो लगा लो यहां पर, ईच प्रत्येक, इनसाइड द ईच पॉलन चैम्बर पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल्स आर प्रेजेंट। कौन रहता है? पॉलन की मां रहती है, पॉलन मदर सेल रहती है। और पॉलन की मां के बच्चे का नाम बताइए। इस पॉलन की मां का बच्चा का नाम क्या होगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन मदर सेल से कौन पैदा होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पॉलन मदर सेल से कौन पैदा होगा? पॉलन ग्रेन। तो अगली, तो नेक्स्ट लाइन लिख लो, पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म, किससे बनेंगे? पॉलन मदर सेल से बनेंगे। कौन सी घटना से बनेंगे? माइटोसिस से, मियोसिस से? तो पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म, पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद, आफ्टर मियोसिस इन पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगी, और पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगी तो कौन पैदा होगा? पॉलन ग्रेन। इस तरह एंथर के अंदर, ध्यान समझना, एंथर के अंदर 2 लोब होंगे, 2 लोब के अंदर पॉलन चैम्बर होंगे, पॉलन चैम्बर में पॉलन मदर सेल रहती होगी, और पॉलन मदर सेल से कौन पैदा होंगे? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इसके अंदर भरे हुए होंगे या नहीं भरे हुए होंगे? एंथर के अंदर होंगे। इतना समझ में आया क्या? पॉलन ग्रेन कहां पाए जाते हैं? एंथर के अंदर। एंथर के अंदर कहां पर? लोब में। लोब के अंदर कहां पर? पॉलन चैम्बर में। चारों पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन होंगे कि नहीं होंगे? किसी को यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत लगी हो तो पूछ लो। कोई दिक्कत है क्या? इस एंथर का अगर हम ऐसे काट दें, इस एंथर को ऐसे यहां से हम काट दें, कौन सेक्शन काटे हम? एलएस काटे या टीएस काटे? एंथर को ऐसे ब्लेड लिए और काट दिए ऐसे, एंथर को कौन सेक्शन काटा हमने? एलएस या टीएस? टीएस। टीएस काटा हमने, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। एंथर का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखेगा? 4 चैम्बर दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? यहां पर ऐसे 1 2 3 और 4, ऐसे 4 चैम्बर दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? पॉलन चैम्बर
देखो आपकी बुक में ऐसे बुक में बना हुआ डायग्राम देखो, ये दिख रहा है आपको एंथर का डायग्राम, एक एंथर दिख रहा है आपको। एंथर को काट दिया, कितने चैम्बर दिख रहे हैं अंदर, देखो इस डायग्राम को देखो और बताओ कितने चैम्बर दिख रहे हैं आपको, गिनो। ये जगह पर ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं, काटने के बाद ब्लेड से काट दिया एंथर को तो 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। इन चारों चैम्बर को जूम करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे ये चारों चैम्बर ऐसे दिख रहे हैं, देख लो 1 2 3 4 चैम्बर है। एक एंथर के अंदर कितने चैम्बर हैं? 4 4 पॉलन चैम्बर है। ये रहा एक पॉलन चैम्बर, दूसरा पॉलन चैम्बर, तीसरा पॉलन चैम्बर, चौथा पॉलन चैम्बर, 4 पॉलन चैम्बर दिख रहे हैं। लोब कितने हैं? 2 हैं, एक लोब और ये रहा दूसरा लोब। लोब 2 है, चैम्बर 4 है। दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, डायग्राम में दिख रहा है क्या? देख सकते हो ये एंथर, इसको ऐसे काट दिया तो ये 4 चैम्बर दिखे। इन चारों को जूम करा तो ये देखो 1 2 3 4 पॉलन चैम्बर दिखाई देंगे, 4 पॉलन चैम्बर। लोब बात करें तो ये एक लोब है या दूसरा लोब है? कोई दिक्कत है अभी तक समझने में? नो सर। किसी बच्चे को दिक्कत हुई क्या समझने में? लोब क्या होता है, चैम्बर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, कहां बनते हैं, क्यों बनते हैं, समझने में अभी तक किसी को दिक्कत लग रही क्या? अब हम इसी डायग्राम को, ये 4 वाला डायग्राम जो है ना, इसको और जूम करते हैं। सिर्फ एक गोले को जूम करते हैं, ये एक गोले को हम जूम करते हैं और इसका डायग्राम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हेडिंग डाल लो और उसके अंदर पढ़ते हैं एंथर का स्ट्रक्चर। हम सेक्शन काटे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो कैसा शेप बनेगा? गोलाकार शेप है कि नहीं, राउंड शेप है कि नहीं है, स्फेरिकल शेप का है कि नहीं काटने पर? हम रफ कर रहे हैं इसको, होपफुली नोट डाउन कर लिया रहा होगा आपने। अगली लाइन क्या कहती है? अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे किस शेप का होगा? द टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन फुल फॉर्म है। The TS of anther is almost spherical shape। किस शेप का होगा एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन? स्फेरिकल। किस? स्फेरिकल शेप को, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होगा। और इस एंथर को, एक लोब को ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी सेल होंगी, कितने तरह की सेल होंगी, तो याद रखना इसमें कौन कौन सेल से मिलकर बना है एंथर में, तो याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली सेल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर में कौन होगी? एपिडर्मिस की लेयर। उसके बाद सेकेंड लेयर क्या चीज की होगी? इंडोडर्मिस, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम सेकेंड लेयर का नाम है, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। थर्ड लेयर का नाम है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। फोर्थ लेयर का नाम है टेपेटम। और सबसे अंदर में होता है आपका, इसके भी अंदर होता है पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर। इस तरह आपके ये 5 पार्ट में एक एक करके सेल को बात करें, सबसे बाहर में कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, आप देख सकते हो। तो आपको 5 पार्ट में एक को जूम करके अगर देखेंगे तो 5 पार्ट होते, डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, देखना ध्यान से। अगर एंथर का डायग्राम को माइक्रोस्कोप से देखा जाए, एंथर को काटकर, कौन सेक्शन काटे? ट्रांसवर्स सेक्शन काटकर एंथर को माइक्रोस्कोप से देखोगे, सबसे बाहर में कौन सी लेयर दिखेगी एंथर के सबसे बाहर में? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होगी। तो ये देखो हमने बना रहे हैं आपका, ये कौन सी लेयर बना रहे हैं? ये देखो एपिडर्मिस बना रहे हैं। सोचो ये रहा एपिडर्मिस, कितने लेयर थिक है? सिंगल लेयर की है ये, डबल लेयर की है, ट्रिपल लेयर की, कितनी लेयर थिक है एपिडर्मिस? बताइए, देखे डायग्राम को, डायग्राम में बनाया हमने, एपिडर्मिस है, कितनी लेयर की बनाई?
तो सिंगल सेल थिक लेयर है। तो इसको लिख सकते हैं एपिडर्मिस के बारे में, पहली लाइन सिंगल सिंगल सेल थिक लेयर। कितने लेयर की थिक होगी? एपिडर्मिस में कितनी लेयर की होती है? सिंगल सेल थिक है। नंबर ऑफ सेल 1 नहीं है, बहुत सारी सेल है, लेकिन कितनी मोटी है? मोटाई में बात कर रहे हैं, एक ही लेयर मोटी है, एक ही लेयर की है, सिंगल सेल थिक है। सबसे बाहर में होगी या सबसे अंदर में होगी या बीचों बीच में होगी एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट लेयर है ये। एपिडर्मिस प्लांट की सबसे, एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। और कितने लेयर थिक होगी? सिंगल सेल थिक होगी, सिंगल सेल लेयर थिक होती है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कंटिन्यूअस होती है, सिंगल लेयर थिक है लेकिन कंटिन्यूअस है, इतना समझ में आ गया। सेकंड है इंडोथीसियम लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ये सेकंड लेयर होगी किसके बाद? आफ्टर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक बाद ये लेयर होगी कौन सी? इंडोथीसियम की लेयर होगी। इंडोथीसियम की लेयर कितने लेयर थिक होती है? ये भी सिंगल लेयर थिक सेल है। देखो ये इंडोथीसियम बना दे रहे हैं हम आपके। कितने लेयर की थिक है ये? मेनी लेयर है या 1 लेयर है? 1 layer. 1 लेयर। 1 layer. हाँ, ये भी लिख सकते हो सिंगल सेल थिक लेयर, एक ही सेल थिक लेयर है ये भी। ये सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है, लिखना चाहो तो लिख लो, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर से दूसरे नंबर की लेयर है। कोई दिक्कत? अब इसकी दीवार को ध्यान से देखो, इसकी दीवार को, किस दीवार को आउटर दीवार कहेंगे, किसको इनर कहेंगे? देखो बताओ, ये कौन सी दीवार का कौन सा पार्ट होगा? ये ऊपर की जो दिख रहा है, ये आउटर लेयर है या इनर लेयर जो हम बना रहे हैं? Outer. Outer. आउटर है, वेरी गुड। और ये वाला नीचे की ओर जो दिख रहा है, Inner. इनर वॉल, ये इनर वॉल है। और ये जो बीच में है इसको रेडियल वॉल कहते हैं। तो ध्यान से देखना और आंसर देना, इसकी इनर वॉल में और रेडियल वॉल में, इनर वॉल में और रेडियल वॉल में, दो तरफ, इनर वॉल में और रेडियल वॉल में बहुत सारे सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर पाए जाएंगे। ये क्या है? सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर हैं, याद रहेगा। ये सब क्या है जो बना रहे हैं हम? ब्लू कलर से जो बना रहे हैं ये क्या है? सेल्यूलोज फाइबर। सेल्यूलोज फाइबर किस लेयर में पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में, इंडोथीसियम में, मिडिल लेयर में, टेप्टम में, पोलन चैम्बर में। कहां पर होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर? Endothelium. इंडोथीसियम में। इंडोथीसियम की कौन सी वॉल में? आउटर वॉल में, इनर वॉल में, रेडियल वॉल में? Radial. इनर एंड रेडियल वॉल में, इनर वॉल और रेडियल वॉल दोनों में। आंसर होगा इनर एंड रेडियल वॉल में। याद रखना, इनर और रेडियल वॉल में क्या पाए जाएंगे? सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर, अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर। याद रखना, इन इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ इंडोथीसियम, उधर ज्यादा नहीं जाते, उधर बनाना पड़ेगा डायग्राम ना। इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ इंडोथीसियम, इंडोथीसियम कंटेन अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। किसके बने हुए फाइबर हैं? अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर हैं। प्रेजेंट है कि नहीं है? इसके अलावा अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर के अलावा एक और चीज होगी, कैलोज बैंड भी पाया जाएगा। कौन सा बैंड पाया जाएगा? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर पाए जाएंगे एंड कौन सी चीज पाई जाएगी? एंड कैलोज बैंड पाए जाएंगे। कैलोज बैंड प्रेजेंट। कौन कौन सी चीज पाई जा रही है? Cellulose fibers और callose band. कहां पर पाए जाते हैं ये कैलोज बैंड?
कैलोज बैंड, कैलोज केमिकल के बने हुए बैंड हैं, और अल्फा सेलुलोज फाइबर, ये दोनों चीज कौन सी लेयर में पाई जाएंगे? एंडोथीसियम की रेडियल एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की रेडियल और इनर वॉल पे पाए जाएंगे ना। और इसकी वजह से इसकी रेडियल वॉल और इनर वॉल मोटी होगी या पतली होगी? ठीक होगी, चलेगा इतनी सी बात? कोई दिक्कत है तक समझने में? नो सर। अगली लाइन, नो सर। इसमें सेलुलोज के, अल्फा सेलुलोज के बने हुए फाइबर हैं एंडोथीसियम की लेयर में, इसीलिए एंडोथीसियम की जो लेयर होती है उसमें अल्फा सेलुलोज के बने हुए फाइबर होते हैं, और सेलुलोज मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपके घर में नमक रख दें हम आपके घर में, अब बारिश का मौसम हो, डब्बा खुला हुआ रहे, नमक गीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपने आप? अगर उसका एयर टाइट नहीं करके रख रहे हो, बॉक्स खोल कर नमक का पैकेट खोल कर रख देना ऐसे, और बारिश हो रही होगी बाहर में, अपने आप नमक गीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यस। नमक में पानी हमने डाला ही नहीं है, तब कैसे गीला हो गया? बारिश में तो भींगा नहीं नमक, फिर कैसे गीला हो गया? मेरे घर के अंदर नमक रखा था, ऐसे हमने रख दिया था किसी चीज में, बाहर बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरा नमक गीला हो गया अपने आप। क्यों ऐसा हुआ? इस घटना को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कौन सा नेचर कहा जाता है इस घटना को? केमिस्ट्री में पढ़ोगे एक वर्ड, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ही कहते हैं, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर को। तो नमक है, शक्कर है, ये गुड़ है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। गुड़ को पानी में मत रखना, गुड़ को अब बस अपने घर के अंदर रख लो, बारिश हो रही होगी अपने आप गुड़ गीला हो जाएगा। हुआ है कभी किसी घर में ऐसा? रखे रखे गुड़ गीला हो गया, ढक्कन बंद नहीं था अच्छे से, तो ये कौन सा नेचर की वजह से हुआ? कौन सा नेचर कहलाएगा ये? हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इस घटना को कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो आपका एंथर हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है कि नहीं है? हाँ है। इसमें कौन सी लेयर होगी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की? इनमें से कौन सी लेयर? एंडोथीसियम। क्यों होगी? क्योंकि उसमें सेलुलोज के जो फाइबर हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते थे। देखना, सेलुलोज फाइबर मेक एंडोथीसियम लेयर क्या बना देंगे उसको? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और इसी की वजह से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए जब एंथर को फटना होगा, मैच्योर हो जाएगा तो एंथर फटेगा कि नहीं फटेगा? डेहिसेंस होगा कि नहीं होगा? और डेहिसेंस होने में मदद करेगा कि नहीं करेगा ये नेचर, इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर एंथर को फटने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? तो डेहिसेंस ऑफ एंथर के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? यही वाली लेयर। अगली और लास्ट लाइन इसकी, एंडोथीसियम की लास्ट लाइन, कुछ जगह पर आपके एंडोथीसियम की कुछ जगह पर ये फाइबर नहीं होते। सपोज यहां पर ये फाइबर नहीं है, कुछ जगह पर कोई ऐसी जगह बना देते हैं जहां पर फाइबर ना हो, रुक बनाते हैं, ये जगह पे मान लो फाइबर नहीं है, एंडोथीसियम की इस लेयर पर यहां पर फाइबर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहां से यहां तक फाइबर नहीं है, इधर भी है, इधर भी है, बीच में इतनी जगह है जहां पर नहीं है। कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर फाइबर नहीं पाए जाए एंडोथीसियम में, उस जगह को क्या कहते हैं? जहां पर फाइबर ना हो उस जगह को क्या कहते हैं? एट सम प्लेस कैलोज बैंड एंड फाइबर आर absent। कुछ जगह पर ऐसा होता है, ध्यान से देखो, इसी को पढ़ रहे हैं अभी। अगली लाइन क्या बोले? एट सम प्लेस, कुछ जगह पर कैलोज बैंड एंड सेलुलोज फाइबर आर absent। कुछ जगह पर सेलुलोज के फाइबर और कैलोज बैंड नहीं पाया जाएगा, उस जगह को स्ट्रोमियम के नाम से जानेंगे। इस प्लेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमियम। एट सम प्लेस कैलोज बैंड एंड सेलुलोज फाइबर आर absent, नोन एज, इस जगह क्या कहेंगे? नोन एज
स्ट्रोमियम। क्या बोलेंगे जगह को? स्ट्रोमियम के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इस जगह का? इस जगह का नाम बताइए जहां पर सेलुलोज के फाइबर नहीं दिख रहे हैं। ये रहा स्ट्रोमियम है। याद रहेगा स्ट्रोमियम किसे कहते हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। बच्चा आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, स्ट्रोमियम का मतलब समझ गए? किस जगह को स्ट्रोमियम कहेंगे? इंडोथीसियम की इनर वॉल पे और रेडियल वॉल पे हर जगह सेलुलोज के फाइबर और कैलोज बैंड होते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह जहां पर सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड ना हो, उस जगह को स्ट्रोमियम के नाम से जानेंगे। बताइए जहां पर स्ट्रोमियम है, अब एंथर को जब फटना होगा, बताइए कौन जगह से फटेगा? एंथर का डेhiscence होगा, किस जगह पर फटेगा वो? जहां पर फाइबर होंगे वहां पर, या जहां पर नहीं होंगे वहां पर? कहां से फटेगा एंथर को फटना है तो? जहाँ पर फाइबर्स होंगे। फाइबर नहीं होगा। नहीं बच्चा, जहां फाइबर नहीं होंगे वहीं से ये फटता है। स्ट्रोमियम वो जगह है जहां से डेhiscence ऑफ एंथर टेक प्लेस। क्या देखना इसका काम? क्या? डेhiscence ऑफ एंथर टेक प्लेस ओनली फ्रॉम दिस प्लेस। यहीं से डेhiscence ऑफ एंथर होता है। याद रखना लास्ट लाइन, डेhiscence स्पेलिंग पता है आप लोग को? मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया था मैं डेhiscence वर्ड, याद है? डेhiscence DEHISCENCE, डेhiscence ऑफ एंथर टेक प्लेस कहां से टेक प्लेस करेगा? ओनली फ्रॉम, ओनली कौन सी जगह पे? ओनली फ्रॉम स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम ही वो जगह है जहां से एंथर में डेhiscence हो सकता है और कहीं से नहीं होगा। आपकी दो लेयर क्लियर हो गई। एपिडर्मिस पढ़ा दिया हमने, एंडोथीसियम पढ़ा दिया, दो लेयर तो आपको हमने पढ़ा दी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर। कोई दिक्कत है तो पूछो। सर यहां तक पढ़ने में कोई दिक्कत लग रही तो पूछ लो। टाइम, सर हाँ बोलो। सर ये स्ट्रोमियम इनर और रेडियल वॉल का ही पार्ट है ना? आउटर की बात हाँ, इनर या रेडियल वॉल का ही पार्ट है। इनर या रेडियल वॉल में ही कोई ऐसा जगह होगा जहां पर कैलोज बैंड और सेलुलोज फाइबर ना पाए जाएंगे, इसलिए वो जगह पतली रहेगी, और पतली रहेगी तो फटने का चांस ज्यादा रहेगा। सोचो इस कमरे में अगर हम दीवार, सब जगह मोटी दीवार है, एक जगह पतली है, तो बताओ कहां से फटेगी ये दीवार? जब भी फटेगी तो पतली जगह से, अगर इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो। एक बलून है आपके पास, पूरी जगह से मोटा है बलून, एक जगह पतला है, जब फुलाओगे हवा भरोगे उसके अंदर तो कौन से फटेगा? स्ट्रोमियम वाले पार्ट से, जहां, हाँ जहां पतला होगा। हाँ वैसा ही होता है डेhiscence ऑफ एंथर, इसे स्ट्रोमियम से होता है। और सेलुलोज फाइबर की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होंगे कि नहीं होंगे? मॉइस्चर कंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर से? तो एटमॉस्फेयर में सूखा है या एटमॉस्फेयर गीला है, इसका इफेक्ट एंथर के अंदर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो गर्मियों के मौसम में एंथर क्यों फट जाते हैं? क्योंकि इनका पानी सारा निकल कर बाहर उड़ जाता है, सूख जाते हैं, सूखने की वजह से डेhiscence हो जाता है, फट जाते हैं। क्या दो लेयर क्लियर हो गई? आगे की दो लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो मिडिल लेयर और टेप्टम, दोनों का काम है न्यूट्रिशन देना। इन दोनों लेयर का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं ये दोनों के दोनों लेयर। मिडिल लेयर भी ये काम करती है और टेप्टम भी यही काम करता है। ध्यान समझना, आपके घर में किसी की दुकान देखे हो? दुकान है किसी घर में? कोई दुकान आज तक आपने देखी है? सपोज कपड़े की दुकान है या कोई सामान की दुकान है आपके घर पे, देखी है किसी ने? शॉप, हाँ बहुत अच्छी बात है। और शॉप के पीछे में एक गोदाम टाइप का होता है, स्टोर रूम टाइप का होता है उनका, जहां पर बहुत सारा वो सामान रखते हैं स्टोर करके। गोदाम होता है और एक दुकान होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा? गोदाम और दुकान में? गोदाम और दुकान दो चीज समझते हो? स्टोर रूम होता है एक, और एक होती है दुकान। दोनों में डिफरेंस है, आपको पता है क्या है? किसी को पता है? दुकान वो जगह होती है जहां कस्टमर आता है और कस्टमर सामान लेकर जाता है,
और दुकान में सामान कहां से आता है? वो स्टोर रूम से, गोदाम से आता है। गोदाम में सामान स्टोर रहता है, वहां से पहले कहां आएगा? दुकान में, दुकान से कस्टमर को दिया जाएगा। क्लियर है? तो बस यही अगर बात समझ में आती है तो समझ लें गोदाम, ये रहा गोदाम है जब फूड स्टोर रहता है, और वहां से फूड यहां आएगा टेप्टम के पास, और टेप्टम से आपके पॉलन चैम्बर में जाएगा। जिसको खाना खाना है, पॉलन मदर सेल को, पॉलन मदर सेल खाना खाती है ना, बच्चे पैदा करना है उसको, तो पॉलन मदर सेल को फूड कहां से मिलेगा? टेप्टम से। टेप्टम को कहां से मिलेगा? मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर और टेप्टम दोनों जगह फूड स्टोर होता है। इसका काम है ओनली स्टोर करना फूड को, इसका काम है स्टोर करना और डिलीवर करना, दोनों ही काम। ये दुकान है, स्टोर भी करता है और डिलीवर भी करता है, और ये सिर्फ स्टोर करता है। कोई दिक्कत समझने में? थोड़ी सी बहुत समझ में आई क्या बात? तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में, मिडिल लेयर के बारे में। इसको रफ कर रहे हैं, रफ कर दें। जो आपकी स्क्रीन में है एंडोथीसियम, समझ में आ गई बात? जगह नहीं है इसलिए रफ करना पड़ रहा है। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम 2 लेयर पढ़ा दी हमने, थर्ड लेयर की ओर चल रहा है, मिडिल लेयर पढ़ाने। शुरू करें, नोट डाउन कर लिया, सर। रफ कर दें। स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है? यही, हाँ भेज देंगे, ठीक है। चलो इसको भी हम रफ करते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट भेज देंगे। बीच वाली स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं हम, पहली वाली आपने जो बोली थी वो ले ली है और ये ले ली है, और 2 लाइन जो लिखे थे उसकी नहीं ली है मैंने स्क्रीनशॉट। आप वीडियो की सर? रिकॉर्डिंग भी तो है आपके पास, वहां से ले लीजिएगा आप जाके। हाँ बोलो, सर, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। आपने बोला ना कि मिडिल लेयर भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। हाँ सर, एनसीईआरटी में पढ़ते लिखा हैं है कि फर्स्ट 3 क्या लेयर लिखा है? प्रोटेक्शन, जो आउटर क्या लिखा है बच्चा? वो होती है, जो आउटर नहीं 3 पता क्या लेयर्स बोलना चाह रहे, सुनो। हाँ हाँ, वो प्रोटेक्शन आउटर के 3 लिए लेयर क्या होती होती है? प्रोटेक्शन के नहीं लिए वो होती है। आपकी बात, चले हम उस लाइन पे पहुंचते हैं बेटा, वेट करो वेट करो, पहले मैं आपको समझते हैं, पहले समझते जाओ फिर बताते हैं। चल ये पहली बात जान लो, मिडिल लेयर कितने लेयर की होगी? सिंगल लेयर होगी या डबल लेयर होगी या ट्रिपल लेयर होगी, कैसी होगी? तो याद रखना, मिडिल लेयर जो है वो आपकी 1 से लेकर के 3 लेयर की थिक हो सकती है। ये देखो 1 लेयर थिक, 2 लेयर की भी हो सकती है, और 3 लेयर की थिक भी हो सकती है। तो जनरली कितने लेयर की थिक होती है मिडिल लेयर? 1 से 3 लेयर की थिकनेस की होती। जनरली 1 से 3 लेयर के बीच में कोई भी लेयर की थिकनेस हो सकती है। बताइए कितने लेयर थिक दिख रही है आपको मिडिल लेयर? ये किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले कौन सी थी? ये है एपिडर्मिस। ये कौन सी लेयर है सेकंड वाली? एंडोथीसियम। और ये कौन सी लेयर है जो 3-3 बनाया हमने? ये कौन सी लेयर है? ये सब मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कितने लेयर की होगी? पहली बात, मिडिल लेयर 1 लेयर से लेकर 3 लेयर के बीच में हो सकती है, 1 to 3 लेयर थिक होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कौन से टिश्यू की बनी होगी? पहली बात आपने क्या मालूम चली मिडिल लेयर के बारे में? 8H 1 to 3 लेयर थिक, 1 से लेकर 3 लेयर के बीच में थिक हो सकती है। 3 लेयर थिक, 1 लेयर से लेकर के 3 लेयर के बीच में इसकी थिकनिंग हो सकती है। पहली लाइन हमको मालूम चली। नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ाया इसके बारे में, मिडिल लेयर के बारे में क्या बताया कि 8 कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू कौन से टिश्यू का बना हुआ होगा? पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ। पैरेन्काइमा टिश्यू आपको याद आ रहा किसी को? टिश्यू चैप्टर पढ़ा था मैंने, एनाटॉमी चैप्टर। पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग टिश्यू है डेड टिश्यू है? ये लिविंग टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। और पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। आपको पढ़ा था पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। इसलिए मिडिल लेयर का मेन काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड, इसका मेन काम है। आपसे कोई पूछे मिडिल लेयर का मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ।
याद स्टोरेज ऑफ फूड। आपका जो डाउट था उसको हम अलग से देख लेंगे, अभी पहले समझ लो, अगर आपका डाउट उसके बाद भी रहता तो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज ऑफ फूड इसी का काम है, चलेगा, मिडिल लेयर का काम है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब सोचना, आंसर देना, सोच का आंसर देना। इसमें जो फूड स्टोर है और इसमें जो फूड स्टोर है उसे खाता कौन है? पॉलन मदर सेल खाती है, मां खाती है, और क्या पैदा करती है? बच्चे पैदा करती है, पॉलन ग्रेन पैदा करती है। तो मैच्योर अंतर में जिसमें बच्चे पैदा हो चुके हैं उसमें ये लेयर दिखाई देगी या नहीं देगी? यस और नो? टेप्टम दिखाई देगा कि नहीं देगा मैच्योर अंतर में? याद रखिएगा, मैच्योर अंतर में दोनों लेयर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि खाना सारा खत्म हो चुका होगा, सारा स्टोर फूड खा लिया है। स्टोर फूड खत्म हो जाने की वजह से मिडिल लेयर मैच्योर अंतर में दिखाई देगी या नहीं देगी? So इतना it is absent in mature anther. It is absent in mature anther. मैच्योर होने के बाद एंथर में ये लेयर दिखाई नहीं देगी, मैच्योर एंथर में ये लेयर दिखाई नहीं देती है। ये 3 लेयर हमने ऊपर से पढ़ डाली, एंथर की 3 लेयर पढ़ ली। सबसे बाहर में थी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, 3 लेयर पढ़ ली। अब चौथी लेयर कौन सी आई? टेप्टम। टेप्टम के बारे में पढ़ेंगे, टेप्टम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, टेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है, टेप्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो डाउट आपका एक लाइन थी ना, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर करते जाएंगे, आपको टेंशन मत लो, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो हम क्लियर कर देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी एक्चुअली आप बोल क्या रहे हैं, बट आई विल क्लियर, ठीक है? यहीं पर आज की क्लास को खत्म करते हैं। टेप्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसकी भी इमेज भेज देंगे। चलो ठीक है, भेज देंगे। 3 लाइन तो लिखी हुई है बच्चा, लिख लो अपने से। ये 3 लाइन के लिए क्या भेजना? क्या पहली लाइन है 8 एज 1 ऑफ 3 लेयर, 1 2 3 लेयर थिक, 1 से 3 लेयर थिक होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है और मैच्योर में नहीं पाई जाती। इसका हम स्क्रीनशॉट क्या भेजना, इसको अपने से नोट डाउन कर लो। 4 लाइन तो बताई ही है। चलो फिर यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और ये 3 लेयर के बारे में जितना पढ़ाया उतना पूछेंगे, धीरे धीरे हार्ड करते जाएंगे। अभी तो बहुत आसान लेवल पर पूछ रहे हैं, लेकिन कल की क्लास जब होगी, नेक्स्ट क्लास, आपको ध्यान से, अभी तक पीछे क्लास पढ़कर आए हुए तो आसान लगेगा, वरना हार्ड होती जाएगी वो कल की क्लास धीरे धीरे। चलो, तो टीएस ऑफ एंथर में 5 पार्ट हैं, कौन कौन से? सबसे बाहर में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम और पॉलन चैम्बर, ठीक है? टेप्टम से हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।